मलेशिया का वीज़ा अब पहले की तरह उतना आसान नहीं रहा। तकरीबन 60 टू 70% लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट होने की बुनियादी वजह सबसे बड़ी 3 गलतियाँ जो लोग कर रहे हैं। अगर तो आप मलेशिया जाना चाहते हैं या मलेशिया का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बगैर किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इनमेडिक ज़िया। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मलेशिया का वीज़ा। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि भाई हमें कंप्लीट प्रोसेस बताएं। आप मलेशिया गए हैं, मलेशिया का जो वीज़ा है वो किस तरह से आपने हासिल किया, उसका क्या प्रोसेस था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने फिल किए और कितना आपको टाइम लगा वीज़ा आने में। सबको रिप्लाई करने के बावजूद फिर भी कुछ हमारे भाई थे जिनको समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि एक कंप्लीट इसके ऊपर वीडियो बना दें ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का पता चल जाए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि मलेशिया का वीज़ा जो है अब इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि इस टाइम के ऊपर मलेशिया का वीज़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए। खासतौर पे आपने देखा होगा लास्ट 6 मंथ से इमिग्रेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह जितने भी बहन-भाई पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़े के ऊपर बाहर आते हैं, बाहर आके फिर वापस नहीं जाते। या तो यहाँ पे इलीगल स्टे कर लेते हैं या यहाँ पे अपना न्यू वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। इस वजह से जो भी पाकिस्तानी जाके जिस भी कंट्री में स्टे करते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी इमिग्रेशन में कॉन्टैक्ट करती है कि आप लोग इन लोगों को वीज़ा क्यों दे रहे हैं? इस कंट्री के लोगों को वीज़ा क्यों देते हैं? आप लोग इनकी फ़ाइल चेक नहीं कर रहे, आप इनका बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे। इस वजह से ख़ास तौर पे मलेशिया ने इस टाइम पे क्या कर दिया कि मलेशिया जितने भी वीज़े दे रहा है, ख़ास तौर पे जो बैंक स्टेटमेंट है उसको वो वेरीफ़ाई कर रहा है। जो आपकी टिकट्स और होटल बुकिंग है उनको भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है? अगर वो कोई भी फेक है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा टाइप की। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा आसान वीज़ा है वो है टूरिस्ट वीज़ा, ई-वीज़ा। उस वीज़े की बुनियाद के ऊपर आप मलेशिया में जाके 30 दिन रुक सकते हैं और उसकी जो एक्सपायरी टाइम होता है वो तकरीबन 3 मंथ का होता है, यानी कि 90 डेज़ का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सारे सिमिलर्स ही हैं जो आप ओवरऑल सारी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की है जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट वो तकरीबन 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी फ्रेश पिक्चर्स आ जाती हैं। उसके बाद आपका होटल बुकिंग आ जाती है, फिर फ्लाइट आ जाती है, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, फिर उसके साथ आपका बिज़नेस प्रूफ या फिर आपका जॉब प्रूफ, ठीक है? दोनों में से एक होना लाज़मी है। अगर ये नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो भी आपको पर्सन ये बात कहता है कि बगैर आपके बिज़नेस प्रूफ के, बगैर आपके जॉब लेटर के आपको वीज़ा अप्रूव करके दे देंगे, वो आपसे गलत कह रहा है। ये होना इस टाइम पे लाज़मी है, इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर बात आ जाती है कवर लेटर की, फिर आपकी आ जाती है अटॉर्नी की, ट्रैवल अटॉर्नी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको वीज़ा अप्लाई का प्रोसेस बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो हमें डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें और चाहिए, किस तरह से आप अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि रिजेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो जाएँ। और उसके साथ-साथ आपका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वीज़ा लग के आने का, वो भी कम से कम हो जाए, 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। वैसे तो वीज़ा लग के आने का जो टाइम होता है वो तकरीबन 5 से 8 दिन का होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे तकरीबन 9 से 12 दिन लग रहे हैं। नॉर्मली मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतने लग रहे हैं, लेकिन आप अपनी फ़ाइल को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करें कि आपको कम से कम टाइम लगे और आपको रीसबमिट ना करना पड़े। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रीसबमिट ना करना पड़े। जो फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर दें, वही सारे डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मलेशिया की ई-वीज़ा पोर्टल पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी सारी फ़ाइल सबमिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर आपके ये सारे प्रूफ्स आ जाते हैं, फिर आपको वेरिफ़िकेशन जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आ जाते हैं, फिर आपका जो प्लान डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। वो सारा कुछ सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद स्टेज आती है वीज़ा फ़ी की। वीज़ा फ़ी जो है आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सबमिट करते हैं। तकरीबन वो इस टाइम पे 18,000 से 19,000 के दरमियान में है, वो चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किस तरह से सारी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, किस तरह से अपलोड होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने लग जाऊँ तो मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएँ। तो इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती। इसलिए सारी मेन चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने स्टार्ट के ऊपर कहा था कि 3 बुनियादी गलतियाँ जो सब लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने के बाद तकरीबन 50% वहीं से डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको वीज़ा दिया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए बैंक स्टेटमेंट का 100% ठीक होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट सबमिट करते हैं, उसके 2-3 ट्रांज़ैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं और कहते हैं जी हमारी बैंक स्टेटमेंट तैयार है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आपकी जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर जो ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए, वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, 100% रियल होनी चाहिए, अप एंड गोइंग। सारा कुछ जो है वो रियल दिखना चाहिए। जो उसके अंदर अमाउंट है, कम से कम ही 5 से 8 लाख होनी चाहिए, जो इस 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर आपकी सेविंग शो करे। मैं टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा कि आपकी ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन इतनी अमाउंट की होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ सेविंग्स की।
मतलब कि हर महीने जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो सेविंग अमाउंट है, जो पीछे अमाउंट बचती है, वो 5 से 6 लाख रुपया होनी चाहिए, जो 5 टू 6 मंथ तक कंप्लीट प्रोसेस इसी तरह रहे। यानी कहीं पे 4 लाख हो गया, कभी 5 लाख हो गया, कभी 7 लाख हो गया पर मंथ का। इस तरह से आपका सारा स्केड्यूल चलना चाहिए। आज के टाइम पे इमिग्रेशन ये चेक कर रही है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में हो रही है, उसमें से आप लोग कितना सेव कर पा रहे हो। ज़ाहिर बात है आपके अकाउंट में जितनी भी सेविंग होंगी उसी बुनियाद के ऊपर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। उसी अमाउंट को आप एक्सपेंस के लिए आगे जाके यूज़ करेंगे। अगर आपके अकाउंट के अंदर सेविंग ही नहीं हो रही, अमाउंट कुछ जो है वो आप सेव ही नहीं कर पा रहे, तो आप जाके सारा ट्रिप कैसे मैनेज कर सकेंगे? क्योंकि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, वो तो अप एंड गोइंग जा रही हैं, ठीक है? वो डेली बेसिस के ऊपर आ रही है और जा रही है। उसमें कुछ आप सेव ही नहीं कर पा रहे, तो आप किस तरह से अपना ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो मैनेज करेंगे? पहली तो गलती ये है जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसका ख़्याल करें। सेकंड गलती की तरफ आते हैं जो है फेक होटल बुकिंग्स, ठीक है? बहुत सारे लोग डमी होटल बुकिंग बना रहे हैं, ठीक है? फेक होटल बुकिंग कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ये मुश्किल स्टेप नहीं है, आप ईज़िली होटल बुक कर सकते हैं, ठीक है? अपने अकाउंट से कर सकते हैं, अगर किसी से करवा रहे हैं, वो भी आपको करके दे सकता है। तो आप डमी क्रिएट नहीं करें। बेसिकली डमी क्या होती है? डमी एक इस तरह का प्रोसेस अभी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि एक फॉर्मेट सारा बना पड़ा होता है, उसके ऊपर आपका नाम लिखा जाता है, एक फेक होटल नेम मेंशन कर दिया जाता है, वो क्रिएट करके तो आपको दे दिया जाता है कि जी, ये आपकी डमी बन चुकी है होटल बुकिंग की। लेकिन अभी इस टाइम पे इमिग्रेशन जो है, वो आपकी होटल बुकिंग भी चेक कर रही है। वो चेक कर रही है, ये होटल जो है, ये ऑफ़िशियली है कि नहीं है? यहाँ पे आपकी बुकिंग हुई हुई है कि नहीं हुई। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो वेरीफाई करें, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाते हैं, वो है आपका सारा ट्रैवल प्लान। अब आप किसी भी कंट्री में जब जाते हैं तो उससे पहले आपको एक ट्रैवल प्लान चाहिए होता है। ट्रैवल प्लान हमेशा इस तरह से नहीं होता कि आपने बुनियादी एक पेपर लिया, उसके ऊपर ये लिख दिया जी हम आपकी कंट्री में आ रहे हैं, हम इतने दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ से हम वापस चले जाएँगे, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, ठीक है, मेरी इतनी बैंक स्टेटमेंट है, ये सारा प्लान नहीं होता। प्लान के अंदर ये शामिल होता है, आपकी ट्रैवल अटॉर्नी के अंदर ये शामिल होता है। आप उस कंट्री में कहाँ-कहाँ जाएँगे, कौन-कौन सी लोकेशन विज़िट करेंगे, हर लोकेशन के ऊपर जिस-जिस जगह पे जाएँगे उसका कितना एक्सपेंस आएगा, वो आप एक्सपेंस किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है? आप एक सिटी से दूसरी सिटी किस तरह से ट्रैवल करेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट लेंगे, बसेस लेंगे या फिर बाय एयर जाएँगे, किस तरह से आप वहाँ पे मूव करेंगे। हर एक चीज़ छोटी से छोटी बुनियादी जो चीज़ होती है वो भी वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होती है। इसी बेस के ऊपर आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद आप फिर अपना वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा वेट करें। वेट करने के बाद जैसे आपका वीज़ा आ जाता है, फिर उसके बाद आप अपनी टिकट की तरफ जाएँ, ठीक है? टिकट जो है फिर बाय करें। पहले टिकट आप डमी यूज़ कर सकते हैं। डमी से मुराद ये होती है कि ऐसी टिकट जो होल्ड भी की जाए, ठीक है? आपके लिए, आपके नाम के ऊपर, जिसका सेम पीएनआर हो, आने का और जाने का, दोनों का, दोनों आपकी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है? अप एंड डाउन, ठीक है? उसके बाद जो है फिर आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो होल्ड पे होनी चाहिए। डमी इस तरह से नहीं कि एक फॉर्मेट में आपको मिल जाए, डमी का मुराद होता है कि ऑफ़िशियल किसी भी एयरलाइन की तरफ से वो टिकट बाय की जाए, ठीक है? उसको होल्ड पे रखा जाए। आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो उसको आगे प्रोसेस किया जाए, अगर ना हो तो उसको वहाँ पे कैंसल कर दिया जाए, फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया जाए। डमी टिकट ये कहलाती है। जब आपकी ये भी हो जाती है फिर उसके बाद आप ऑफ़िशियली तैयारी करें इमिग्रेशन की, ठीक है? जो पाकिस्तान में आपने क्लियर करना है, फिर उसके बाद मलेशिया में जाके करना है। खास तौर पे जो मलेशिया की इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है? पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को लेके बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है? वो वेरीफाई किए जाएँगे, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आ जाते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री भी इस टाइम पे मलेशिया के वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंट्री में पहले गए हुए हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपका जो वीज़ा है अप्रूव होने के चांसेस 30 से 40% बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी कंट्री में गए हुए हैं और वहाँ पे आपको बैन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप इलीगल वहाँ पे रहे हुए हैं, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा मलेशिया की तरफ से। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ इमिग्रेशन को लेके जो पाकिस्तान में इस टाइम पे सवाल-जवाब हो रहे हैं और जो मलेशिया में हो रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की बुनियादी इस टाइम पे सवालात जो हैं वो सबको पता होंगे। 3-4 चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं जो नॉर्मली नहीं पहले पूछी जाती थी लेकिन अब पूछना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले कि आपका सारा प्लान जो है आपने खुद तैयार किया है या फिर आप एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं। अगर तो आपने कह दी कि आप एजेंट की तरफ से जा रहे हैं, आपका सारा जितना भी प्रोसेस है वो एक एजेंट ने किया है, तो वो फिर आपसे नेक्स्ट जो सवाल करेंगे वो ये करेंगे, आप अपने एजेंट का कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर दें, ठीक है? कौन-सी एजेंसी है, कहाँ पे है, किस जगह पे, आप सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। यहाँ तक भी हो सकता है कि वो आपके जो मोबाइल के अंदर मैसेजेस वगैरह हैं, वो भी चेक करें, जो आपने एजेंट के साथ चैट की हुई है, ताकि उनको पता चल सके कि आप दोनों के दरमियान में कौन-सी बात हुई है और किस बुनियाद के ऊपर आपको बाहर भेजा जा रहा है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपने सारा प्रोसेस खुद किया हुआ है, तो फिर आपको हर एक चीज़ का खुद पता होना चाहिए। आपको सारी की सारी अपनी ट्रैवल अटॉर्नी का पता होना चाहिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए, आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच किए हुए हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी सवाल-जवाब होता है, तो आप फ़िल फॉर उसका रिस्पॉन्स करें। आप यही नहीं कहें कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मेंशन है। जब आपने सारी चीज़ें खुद प्रिपेयर की होती हैं, तो जितने भी सवालात आपसे किए जाते हैं, तो आपको उनका जवाब पहले से आता है। तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी वहाँ पे जवाब देने में। अब बात आ जाती है मलेशिया की इमिग्रेशन। जैसे आप मलेशिया पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचते हैं, सबसे पहले जो आपसे चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है? आपकी होटल बुकिंग का पूछा जाएगा, वो वेरीफ़ाई किया जाएगा। कुछ केसेज़ में
मुझे देखने को मिला कि वो वेरिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं, मतलब आपके होटल में कॉल करके पूछेंगे कि आपकी बुकिंग वहाँ पे कन्फर्म है कि नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर कैश, आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड शो नहीं करना, डेबिट कार्ड शो नहीं करना, आपको वहाँ पे कैश शो करना है, ठीक है? वहाँ पे आपसे कैश पूछा जाएगा कि कैश कितना कैरी कर रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर बात आ जाती है, थर्ड नंबर के ऊपर आपके जितने भी ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच किए हुए हैं साथ में, क्या वो बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं है? वो भी वेरीफ़ाई किए जा सकते हैं वहाँ पे। अगर तो इमिग्रेशन पे बैठे हुए ऑफ़िसर जो हैं, उनको किसी चीज़ का भी डाउट नहीं होता, तो वो वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा देंगे। अगर हल्का-सा भी किसी बात के ऊपर उनको डाउट हो गया कि आप वो ठीक नहीं बता रहे हैं या आपकी वो चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर आपको एक अलग से रूम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे एक अलग ऑफ़िसर बैठे होंगे, वो कंप्लीटली फिर आपकी सारी चीज़ें चेक करेंगे। हो सकता है कि वो आपके जो बैंक है, उसको वेरीफ़ाई करें, हो सकता है कि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को वेरीफ़ाई करें, यहाँ तक भी हो सकता है कि वो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करने के लिए पाकिस्तान में भी कॉल कहीं पे भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। और राब्ता करने के बाद थोड़ा-सा इंतज़ार किया करें, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रैवल करते हुए हर एक इंसान को उसी टाइम पे रिप्लाई करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार किया करें। मेरी कोशिश होती है हर एक इंसान को रिप्लाई करने की। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।